जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता की। विश्व युद्ध में कैसे वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करेगा। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला था। इसमें एक तरफ है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश थे, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जर्मनी है, जापान है, तो ये सब जैसे देश इसमें शामिल थे। तो इन्हीं के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में भारत को भी आज़ाद होने का मौका मिलता है और इधर वियतनाम को भी अपने आप को स्वतंत्र करने का मौका मिलता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इस परिस्थिति में वियतनामियों को एक मौका मिला अपने आप को स्वतंत्र करने का। कहानी क्या हुआ था कि जून 1940 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई हुआ, विश्व युद्ध होला, और इसमें फ्रांस जो है वो जर्मनी से हार जाता है और तब जाकर के फ्रांस में जर्मन के समर्थन वाला सत्ता के स्थापित किया जाता है। यानी कि जो फ्रांस है वहाँ पे अब जो सत्ता है वो जर्मनी के समर्थन वाला बनाया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन चियांग कोई शोक की सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे। जो यहाँ पे हिंद चीन क्षेत्र में जो ये सरकार है चियांग कोई शेक के, इसको ये सैनिक सेवा पहुँचाना चाहते थे, इसको मदद करना चाहते थे। परंतु इसमें एक यहाँ पे जापान के साथ, हिंद चीन के साथ और जापान के बीच एक संधि हो जाता है और इस संधि में जापान जो है वो अपना सेना भेजने का मौका प्राप्त कर लेता है। यानी कि एक तरफ हिंद चीन क्षेत्र है, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका भी चाह रहा है कि यहाँ के सरकार को हम मदद करें ताकि उसका समर्थन हमें मिल जाए, और जापान चाह रहा है कि हम इसको सपोर्ट करें ताकि उसका समर्थन हमें मिल जाए। और ऐसे में जापान को ये मौका मिल जाता है और उसे अपना सेना दे करके, जो जापान है वो अपना सेना दे करके और यहाँ पे हिंद चीन का मदद करना शुरू कर देता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोक्किन में, फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। तो ये अपना सेना भेजता है हिंद चीन में, और सबसे पहले तोक्किन पर, फिर अन्नाम पर, और धीरे धीरे पूरे हिंद चीन क्षेत्र पर अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेता है। यानी कि एक तरह से इसका प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित हो जाता है। और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हिंद चीन में एक तरह के द्वैध शासन था, यानी कि दो तरह के शासन हो रहा था। एक जगह में सत्ता जापानियों के हाथ में थी और दूसरा इसका प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। जापान यहाँ पे सेना दे करके मदद कर रहा था, पूरा राजनीतिक कार्यभार को संभाले हुए था, सब कुछ का देखरेख वो कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहा था, वो करवा रहा था फ्रांस से। तो यहाँ पे फ्रांस जो है एक सिर्फ प्रशासन का मुखौटा पहने हुए था, असल में पूरा पावर जो है वो यहाँ पे जापान के पास था और वही सब काम करवा रहा था। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया और वे जापानियों और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे। तो इसी बीच में जो यहाँ के लोग हैं हिंद चीन के, वियतनाम के, इन लोगों ने यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाया और यहाँ पे जापानी और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध ये लोग काम करने लगे। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों को स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब फ्रांस के यहाँ पे जो साम्यवादी दल है, जब वो आंदोलन करना शुरू किया था तो फ्रांसीसियों ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक उसे दबा दिया था, लेकिन पूर्णतः ये ख़त्म नहीं हुआ था। ज़मीनी तौर पर ये अभी बचा हुआ था और ये काम कर रहा था। तो जैसे ही यहाँ मौका मिलता है तो साम्यवादी दल फिर से लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, लोगों को अपने दल में जोड़ता है और फिर से यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन करना शुरू करेगा। इसमें हो चिन मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतमिन, जिसे वियतनामी स्वतंत्रता लीग है, इसकी भी स्थापना किया और पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। तो यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे, हिंद यहाँ पे हो ची मिन जो हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पार्टी का निर्माण किया जिसे वहाँ की भाषा में वियतमिन कहते हैं, और ऐसे हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग। इसकी स्थापना किए और इसमें जितने भी उस टाइम के मजदूर, किसान,
जो भी पीड़ित लोग थे उन सभी लोगों को ये अपने पार्टी में शामिल करता है। और यहाँ पे छापामार युद्ध शुरू किया जाता है। छापामार युद्ध मतलब कि मौके देख करके ये फ्रांसीसी सेना पर अटैक करता था और उसके साथ ये युद्ध करता था। तो इस नीति को अपना करके यहाँ पे युद्ध शुरू कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जापान जो है वो पर्ल हार्बर नाम के स्थान पर यहाँ पे वो अटैक कर देता है और इस अटैक के साथ ही यहाँ पे जो अमेरिका है वो इस युद्ध में शामिल हो जाता है, वो भी इसमें आके शामिल हो जाता है। 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए फ्रांस में भी अभी हम लोग पढ़े कि जर्मनी का कब्जा हो गया था, लेकिन 1944 से आते आते फ्रांस अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, जर्मनी से वो अलग हो जाता है। और इसी टाइम है 1945 का, एक है 6 अगस्त और एक है 9 अगस्त। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो अमेरिका है वो जापान पे परमाणु बम फटक देता है 1945 में। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम फटका जाता है हिरोशिमा और नागासाकी पर। और इसके बाद जापान जो है इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है, वो युद्ध करने से मना कर देता है, अपना हार वो स्वीकार कर लेता है। अब जैसे ही ये चीज़ को स्वीकार करता है, होता क्या है कि ऐसी स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगती है। अब जैसे ही इसका ये युद्ध के लिए आत्मसमर्पण कर देता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वो अपनी सेना को वापस बुलाने लगता है। और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके, तो इसके पास भी पावर नहीं है। और जब जापान यहाँ पे हार मान चुका है तो वो भी अपना सेना वापस बुला रहा है। तो ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमिन के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को कर दिया और वियतनाम को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन को बनाया गया। तो घटना ये हुआ कि जैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इसमें जापान मदद कर रहा था सेना से फ्रांस की, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही जापान यहाँ पे उस पर परमाणु बम पटका जाता है तो वो अपना सेना लेके वहाँ से निकल जाता है। और फ्रांस भी युद्ध में इसका भी बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका था, ये भी ऐसी स्थिति में नहीं था कि ये हिंद चीन में पहले जैसा अपन शासन स्थापित कर सके। तो ऐसे में वियतनामियों को एक मौका मिल जाता है अपने आप को स्वतंत्र करने का, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2 सितंबर 1945 को ये लोग अपने आप को वियतनाम को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। और इसका मेन जो हेड है, प्रधान है, वो हो ची मिन को ये बना लेते हैं। और इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। यहाँ पे जापान का हिंद चीन पर जो आक्रमण हुआ था उसका एक दृश्य दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ये लोग युद्ध में लड़ रहे थे। अब देखिए, चूँकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों की प्रतिष्ठा मिली। तो हम लोग पढ़े कि हिंद चीन में अभी वर्तमान में करें तो कंबोडिया है, वियतनाम है और लाओस जैसे देश आते हैं। उस टाइम पे और भी अलग अलग टुकड़े में ये बटा हुआ था। तो वियतनाम में तो लोकतांत्रिक गणराज्य आ गया, वहाँ पे मतलब अपने आप को स्वतंत्र कर चुके हैं। लेकिन बाकी के जो राज्य हैं जैसे कि यहाँ पे कंबोडिया, लाओस, अन्नाम है, इन सभी जगहों पे फिर से राजवंश को ही अपनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे फिर से राजतंत्र ही आ जाता है। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई को बनाया जाता है, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। तो एक तरफ है साम्यवादी शासन जो कि मुख्य रूप से वियतनाम में होगा, और दूसरे तरफ यहाँ पे बाओदाई है जो कि राजा का बेटा है और यहाँ पे राजतंत्र चल रहा है। लेकिन इसको पता था कि यहाँ पे टिकना मुश्किल है, साम्यवादियों के सामने इनका टिक पाना मुश्किल था। इसलिए बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद का त्याग कर देता है और वियतनाम एक गणराज्य यहाँ पे बन जाता है। यानी कि बाओदाई अपने पद से 25 अगस्त 1945 को त्याग कर देगा, गद्दी को छोड़ देगा और वियतनाम एक गणराज्य के रूप में स्थापित होगा। ये बाओदाई का तस्वीर है, यही बाओदाई था।
हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन का फ्रांसीसी नीति क्या था, हिंद चीन में फ्रांस कौन कौन सा नीति अपनाया था उसके बारे में देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापन में लग गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद ब्रिटेन भी अपने शासन व्यवस्था को फिर से फैलाने में लग जाता है, हॉलैंड भी लग जाता है, अमेरिका भी लग जाता है और फ्रांस भी अपना यहाँ पे साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की कोशिश में लग जाता है। फ्रांस ने यहाँ पे हिंद चीन में भी अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था। इससे ये चाहता था कि जो हम खोए हैं वो फिर से हिंद चीन में प्राप्त कर ले और उसके लिए ये यहाँ पे एक नया योजना बनाता है। अब इसका क्या योजना था उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला था कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। यानी कि ये कहा कि जितने भी यहाँ पे इसका जो साम्राज्य हो सबको एक यूनियन बनाया जाएगा और जितने भी उपनिवेश है वो भी इसमें शामिल होंगे। दूसरा था कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। बता दिया गया कि हिंद चीन जो इलाका है वो फ्रांसीसी महासंघ द्वारा ही इसको चलाया जाएगा, उसी द्वारा ये शासन व्यवस्था यहाँ बनाया जाएगा। तीसरा था हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। और चौथा था कि हिंद चीनी संघ के विदेश नीति और सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। तो ये 4 योजना फ्रांसीसियों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। जब युद्ध खत्म होता है उसके बाद फ्रांस ने घोषणा की फ्रांस के विशाल साम्राज्य का एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशियों के सेना और विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सौगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सौगान में ही फंसी रही। तो यहाँ पे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो फ्रांस हिंद चीन में फिर से अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए योजना बनाता है 4 ठो। और इस योजना को लेकर के ये फिर से हिंद चीन क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है और इसके लिए अपना सेना लेकर के हिंद चीन पहुंचता है। लेकिन हिंद चीन पहुंचने से पहले ही जो वियतनामी छापामार लोग थे, जो छापामार युद्ध करते थे, उन लोगों ने युद्ध शुरू कर दिया। और वहाँ पे एक जगह है सौगान में ही फ्रांसीसियों के बीच और वियतनामी सेना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। और इस युद्ध में जो फ्रांस की सेना है वो यहीं पे फंसी रह जाती है। तब जाकर के अंततः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता होता है। इन दोनों युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक समझौता किया जाता है। ये समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही मान गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना के तोक्किन में प्रवेश का अधिकार भी मान लिया गया। तो इस तरह से संधि में ये सब चीज़ें मानी गई और ये हनोई समझौता किया गया। यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो ये 6 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। उसके बाद फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ का निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका मांग बहुत ज़्यादा है कि हिंद चीन फ्रांसीसी का यूनियन रहेगा, फ्रांसीसी सेना तोक्किन में रहेगा, उस पर अधिकार रहेगा। तो इस तरह के जो शर्त दे रहा था, इसके कारण से क्या होता है कि ये समझौता जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त गए हाई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो। तो इसी को लेकर के यहाँ पे दोनों में विवाद हो जाता है। फ्रांस कह रहा है कि जो निर्मित संघ होगा उसका अध्यक्ष एक हाई कमिश्नर होगा जिसकी नियुक्ति मैं करूँगा, और वियतनामी नेता करें कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, संघ के सभी राज्य जो हैं वो स्वतंत्र होंगे, उसकी नियुक्ति आप नहीं करेंगे। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया जिससे हनोई समझौता टूट गया। तो यहाँ पे फ्रांस क्या करता है कि अपना एक अलग सरकार स्थापित करता है कोचिन चीन में, और इसके कारण से हनोई समझौता जो हुआ था वो टूट जाता है। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया था। यहाँ के कुछ प्रतिक्रियावादी लोग थे जो वियतनाम के, वो फ्रांस के समर्थन कर रहे थे और इसी के फ़ायदा उठा करके वो यहाँ पे फिर से एक नया सरकार
चलाने लगा था। अब तक हो चिन मिन की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ पे जब सरकार की स्थापना फ्रांस के द्वारा दोबारा कर लिया जाता है तो ये लोग यहाँ पे विद्रोह तो इसका कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन हो चिन मिन के पास इतना पावर नहीं है कि वो फ्रांस के साथ प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर के लड़ सके। इस युद्ध में इनको हारने का डर था, इसलिए ये क्या करते हैं, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देते हैं, यानी कि छुपके वार करना ये लोग शुरू करते हैं। छापामार युद्ध फिर से ये लोग शुरू करेंगे। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाउदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। तो जब यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध चल रहा था उसी टाइम पे फ्रांस ने क्या किया कि जो बाउदाई गद्दी छोड़ के भाग गया था पेरिस में, उसको फिर से वियतनाम बुलाता है और उसको वियतनाम का शासक घोषित कर देता है। चूँकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाउदाई का समर्थन करेंगे। अब फ्रांस ऐसा क्यों करता है, तो फ्रांस करने के पीछे वजह यह है कि वियतनाम उस टाइम पे दो भागों में बढ़ चुका था, जिसमें से एक भाग था कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी कि जो साम्यवादी के समर्थक थे, और एक जो साम्यवादी के समर्थक नहीं थे। तो फ्रांस को लगता था कि अगर हम बाउदाई को बुलाएं तो जो साम्यवादी शासन के जो समर्थक नहीं है वो बाउदाई का सपोर्ट करेंगे और उसके मदद से यहाँ पे वियतनाम में बाउदाई का सरकार बना लेंगे, और एक तरह से इनडायरेक्टली इसमें फ्रांस का ही प्रभुत्व रहेगा। तो अब तक पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। जो घटना इस टाइम की ये है पूंजीवाद और साम्यवाद का। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था, और इसमें पूरा विश्व जो है उस टाइम पे दो भाग में बंटा हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी था जिसका मुख्य जो है अमेरिका था मुख्य रूप से, और दूसरी तरफ साम्यवादी था जिसके मुख्य रूप में देखा जाए तो उसमें रूस आ जाता था। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा था और पूरा विश्व यही दो भाग में बटा हुआ था। पूंजीवादी देशों में अमेरिका ब्रिटेन का समर्थन था और फ्रांस भी इस बात को समर्थन करता था, यानी कि फ्रांस ब्रिटेन और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था था। इससे हो चिन मिन को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि अभी तक वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। तो देखिए होता क्या है, वियतनाम में जो हो चिन मिन है वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक है, और फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका जैसा देश है वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था के समर्थक है, और ये चाहता था कि पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था रहे। लेकिन हो चिन मिन साम्यवादी व्यवस्था वाले थे, उस विचार के थे, तो इनके पास अभी तक पूरे तरह से साम्यवादी वाला सरकार का भी गठन नहीं हुआ था, और इतना इनके पास सेना भी नहीं था, इतना ये शक्तिशाली भी नहीं हुए थे कि फ्रांस जैसे देश का, अमेरिका, इन सब देशों का विरोध भी ये कर पाए। तो इनके पास एक बहुत बड़ा चुनौती भी ये था। उसके संयुक्त मोर्चे में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें भी थी, परंतु 1949 में हो चिन मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे था तो नहीं, लेकिन 1949 आते आते हो चिन मिन ने पूर्ण रूप से यहाँ पे ये घोषणा कर दिया कि जो वियतनाम है वो साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला देश होगा, यानी कि वियतनाम को साम्यवादी बना दिया गया। 1950 में रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, साथ ही अत्यधिक सैनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, वियतनाम एक देश है और यहाँ पे एक नया, एक तरह से सोचिए कि आ रहा है शासन व्यवस्था। तो अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस चाह रहा है कि यहाँ पे पूंजीवादी है, और चीन और रूस में साम्यवादी था, इसलिए ये चाहता था कि वियतनाम में साम्यवादी आए। अब यहाँ पे वियतनाम में भी दो विचारधारा के लोग थे। कुछ लोग थे वो चाहते थे कि पूंजीवादी हो, और हो चिन मिन जैसे लोग थे वो चाहते थे कि साम्यवादी हो। तो हो चिन मिन ने यहाँ पे चीन के और रूस के मदद से अपने देश को अपने देश वियतनाम को साम्यवादी घोषित कर दिया, और जैसे ही ये घोषित किया तो 1950 में रूस और चीन ने इसे गणराज्य का मान्यता भी दे दिया कि वियतनाम अब अलग एक गणराज्य है। और उसके बाद इनको पता था कि जब ये चीज़ होगा तो हो सकता है युद्ध हो, तो इसके बचने के लिए इसमें मदद पहुंचाते हैं वो सेना और टेक्नोलॉजी से। जो रूस है और चीन है वो अपना सेना और तकनीकी सहायता वियतनाम को देते हैं ताकि वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था बना रहे। यहाँ पे दिया हुआ है
कि जो दिएन वियन फू के युद्ध हुआ था उसमें गोली चलाते हुए एक वियतनामी सिपाही का तस्वीर है। सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदेई की सरकार थी। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। तो देखिए 50 आते आते क्या हुआ था कि यहाँ पे स्थिति हिंद चीन के बहुत ख़राब हो गई थी। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम दो भाग में एक तरह से टूटा हुआ है। एक तरफ है उत्तरी वियतनाम जहाँ पे हो चिन मिन की सरकार है जो पूर्णतः साम्यवादी का समर्थन करता है, और दूसरे तरफ है दक्षिणी वियतनाम जहाँ पे बाओदेई का सरकार है, और बाओदेई को सरकार में फ्रांस लाया था, यानी कि वहाँ पे एक तरह से राजतंत्र तो है लेकिन वहाँ पे पूंजीवादी का प्रभाव ज़्यादा है। इसके अलावा लाओस कंबोडिया में पुराना जो राजतंत्र चल रहा था वही व्यवस्था था और इन सभी पर फ्रांस का नियंत्रण था। सिर्फ उत्तरी वियतनाम को छोड़ के लगभग यहाँ पे हिंद चीन के जितने क्षेत्र हैं उस पर फ्रांस का नियंत्रण हो चुका था। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। यहाँ पे फ्रांस का नियंत्रण तो था, राजतंत्र था, लेकिन जो लाओस और कंबोडिया है यहाँ के लोग भी अपने आप को आज़ाद होने की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। तो यहाँ पे जो गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे वो सब सैनिक क्या करते थे कि लाओस और कंबोडिया में जो फ्रांस ये सब की सेना थी उस पर जा कर के ये अटैक करते थे और फिर से जंगल में छिप जाते थे, यानी कि छिप छिप के वार कर रहे थे। इसी क्रम में दिवेन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया था और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। तो इसी तरह से छिपते छिपते एक युद्ध हुआ था, जगह का नाम है दिएन वियन फू, तो उस पर आक्रमण हुआ। ये फ्रांस और जो गुरिल्ला सैनिक हैं इनके बीच में लड़ाई हो रहा था और फ्रांस इसमें बुरी तरह से हार जाता है, इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिन वियन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस क्रम में जब लड़ाई हुआ तो 1600 फ्रांसीसी सैनिक अपने आप को समर्पित कर दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और उस पूरे इलाके पर साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं यानी साम्यवादियों का ही वहाँ पे अधिकार हो गया था। अब आएगा यहाँ पे अमेरिका, बीच में अमेरिका भी हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, साम्यवादियों के विरोध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी। तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें भी अमेरिका फ्रांस एक तरफ था। तो शुरू से ही अमेरिका फ्रांस का समर्थन कर रहा था क्योंकि ये पूंजीवादी भी था, विश्व युद्ध में भी साथ में था, तो अमेरिका फ्रांस के समर्थन में था। और जब ये हिंद चीन क्षेत्र में साम्यवादी शासन व्यवस्था जोर पकड़ रहा था तो ऐसे में अमेरिका यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा, वो इसमें अपना एक तरह से कह सकते हैं कि टांग अड़ाने का काम करेगा और साम्यवादियों के विरोध में ये इसमें घुसने का यहाँ पे घोषणा भी कर दिया कि अमेरिका भी इसमें अब शामिल होगा। चूँकि रूस एक पक्ष का पहले से समर्थन कर रहा था तो लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे मामला इतना बिगड़ चुका था, स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दो शक्तिशाली देश बने थे, एक था रूस और एक था अमेरिका, और इन दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था जिसमें अमेरिका पूंजीवादी का समर्थक था और रूस साम्यवादी का, और ये दोनों ही शक्तिशाली हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी वियतनाम को रूस जो है वो पहले ही गणराज्य की मान्यता दे दिया था क्योंकि वहाँ पे साम्यवादी था, और दक्षिणी वियतनाम में बाओदेई की सरकार है जो फ्रांस के समर्थन से बना है और अमेरिका फ्रांस का समर्थन कर रहा है, यानी कि उत्तरी वियतनाम को रूस समर्थन कर रहा है और दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका समर्थन करेगा। तो इस तरह से स्थिति ऐसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा रूस और अमेरिका के बीच में। तो इस तरह से ये लड़ाई चल रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। तो जब स्थिति बहुत खराब हो गई तब यहाँ पे 1954 में जिनेवा में एक मीटिंग रखा गया जहाँ पे कि युद्ध न हो और बाद से ही मामले को सुलझाया जाए। इस बात के लिए यहाँ पे एक मीटिंग हुआ जिसे हम लोग जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं, और ये जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें कि एक बना उत्तरी वियतनाम और दूसरा बना था दक्षिणी वियतनाम।
इस टाइम पे एक और आंदोलन हो रहा था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम था हुआ हुआ आंदोलन। तो हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल थे, यानी इसमें अपने आप को जान जोखिम में डाल के भी ये लोग युद्ध करते थे। तो एक तरह से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था, तो ये धार्मिक क्रांतिकारी प्रकृति का आंदोलन था। ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि हुआ हुआ आंदोलन क्या था, तो हम ये लिख सकते हैं कि हुआ हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। तो ये हम इसके जवाब में लिख सकते हैं। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम बन गया, जो कि साम्यवादियों का था, और उससे दक्षिणी में दक्षिणी वियतनाम बन गया, जो कि अमेरिका के समर्थन से बना था। और यहाँ पे एक तरह से पूंजीवादी शासन व्यवस्था वाला मान सकते हैं कि था। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था, यह था हुआ हुआ आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो गया था। नियो दिन दियम ने बड़ी क्रूरता से इन आंदोलनों को दबाना शुरू किया। तो यहाँ पे जैसे ही जेनेवा समझौता होता है 1954 में, तो पूरा वियतनाम दो भागों में बंट जाता है। बीच में हनोई नदी है, तो हनोई नदी के उस तरफ वाला उत्तरी वियतनाम जहाँ पे कि साम्यवादी व्यवस्था है, और हनोई नदी के इस तरफ वाला दक्षिणी वियतनाम जो कि अमेरिका के समर्थन से बना था। इसी टाइम पे यहाँ पे एक और धार्मिक आंदोलन हो रहा था जिसे हुआ कहते हैं, लेकिन इन आंदोलनों को बहुत ही क्रूरतापूर्वक से दबा दिया गया था, और दबाने वाले व्यक्ति का नाम है नियो दिन दियम। तो ये बहुत ही क्रूरतापूर्वक से इन आंदोलनों को दबा दिया था। लाओस और कंबोडिया में जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। वहाँ वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो देखिए वियतनाम तो दो भाग में टूट गया, एक तरफ है साम्यवादी और एक तरफ अमेरिका के समर्थन वाला। उसके बाद जो यहाँ पे लाओस और कंबोडिया बचा हुआ था, यहाँ पे भी इसके शासन व्यवस्था में बदलाव किया गया। रहेगा तो राजतंत्र ही, लेकिन वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली को भी साथ में अपनाया गया, और इस तरह से इसे एक तटस्थ देश माना गया। यानी कि ये न तो साम्यवादियों के प्रभाव में था और न ही पूंजीवादियों के, किसी का समर्थन नहीं किया, ये तटस्थ रहा। परंतु साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने का हर तरह के यहाँ पे कोशिश कर रहा था। तो देखिए जहाँ समझौता हुआ वहाँ पे तो लाओस और कंबोडिया जो है वो अपने आप को तटस्थ रख लिया, और वहाँ पे राजतंत्र के साथ साथ संसदीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाने की बात कर लिया, इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं लाओस और कंबोडिया भी साम्यवादी व्यवस्था के पक्ष में था, यानी कि वो रूस के पक्ष में था, उस तरफ इसका झुकाव ज़्यादा था। और अमेरिका हर तरह से कोशिश करेगा इसको रोकने के। वो नहीं चाहता था कि साम्यवादी समर्थक देश ज़्यादा बने, क्योंकि इससे रूस ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता। तो अमेरिका इन सब चीज़ों को रोकने का हर तरह के कोशिश यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वियतनाम के दो भाग में कैसे बटा था। यहाँ से ये दो भाग में बटा हुआ है, ये ऊपर वाला उत्तरी वियतनाम है और ये नीचे वाला दक्षिणी वियतनाम है। इस तरह से इसे दो भाग में बांट दिया गया था। यहाँ भी देख सकते हैं ऐसे करके, ये ऊपर वाला ये जो इलाका है ये उत्तरी वियतनाम है, और ये जो वाइट रंग का है यहाँ तक ये दक्षिणी वियतनाम में बटा हुआ है। ये बांटा गया था जेनेवा समझौता के तहत 1954 में। लाओस में गृह युद्ध। लाओस की राजनीतिक सीमा पूर्व में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी, और 1924 ईस्वी में ही स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंगसाली और होउ अफ्रास में साम्यवादियों का प्रभुत्व था, और ये अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लाओस को देखें तो लाओस एक तरह से यहाँ पे ये लाओस है, और लाओस के इलाका को देखें तो यहाँ तक से ऐसे ये लाओस यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से देखें तो ये पूरा जो इलाका है वो उत्तरी वियतनाम को टच करता था, यानी कि उत्तरी वियतनाम से इसका जो सीमा है वो साझा करता है। और इस कारण से इस वाले इलाके में जो साम्यवादी व्यवस्था है उसका प्रभाव ज़्यादा था।
यहाँ के 2 गो जगह है जिसका नाम है फुंगसाली और हो अफरास। यहाँ पे पहले ही पता चल गया था कि ये लोग साम्यवादी के समर्थक हैं, यानी कि यहाँ पे साम्यवादियों का प्रभुत्व था और ये लोग चाहते थे कि पूरे लाओस में भी साम्यवादी व्यवस्था आ जाए। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया जैसे देश में राजतंत्र के साथ साथ वहाँ पे संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था। तो जब राजतंत्र का यहाँ पे पावर कम हुआ, उसे हटाया गया और संसदीय प्रणाली को अपनाया गया तो यहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो शुरू हो गया, यानी कि राजनीतिक अब सही तरीके से नहीं चल रहा था। लाओस एवं कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य के पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण करके एक सरकार का गठन किया जाए यदि जनता ऐसा चाहे तब। तो ये भी इसमें किया गया था। जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन को देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया था जिसके सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड थे। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पे किया गया था ताकि व्यवस्था सही से चलते रहे। लेकिन आगे इसमें लाओस में गृह युद्ध होगा। यहाँ पे 2 विचारधारा के लोग होंगे, एक जो साम्यवादी को मानने वाले हैं, एक जो साम्यवादी को नहीं मानने वाले हैं, और इन दोनों के बीच ही अपने ही देश में ये अपने में आपस में लड़ेंगे, जिसे हम लोग लाओस गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बाकी के जो कहानी है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।